जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन? यस। ओके, थैंक यू। अब भी ये ज्यादातर लोग डिरेक्शनरी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। ये जो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है वो बैक टेस्टेड सिस्टम्स ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से कैसे अपने काम करके शांति से और आराम से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा मेरा ये प्रेजेंटेशन है। हमारा करंट स्टाइल आ गया मैकेनिकल ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, बड़े बड़े धुरंधरों के ट्रेडिंग कोर्स जो है वो ट्रेडिंग फॉर्मूला क्या रहती है, रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स क्या रहेगी, कुछ क्वेश्चन आंसर जो मेरे दिमाग में आया है उसका अपने बात करेंगे। माइंडसेट और फॉर कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग के लिए कैसे करेंगे और ट्रेडिंग लो क्या रहेगा। ठीक है। हमारा करंट ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि भाई किसी ने टिप दिया तो हमने बाय किया, या छोटा मोटा चार्ट देखना हम लोगों ने शुरू किया, या किसी ने भेजा उसको हमने स्टडी किया तो हम उसके हिसाब से लेते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? और यही सही तरीका होता तो सेबी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि ज्यादातर लोग बाजार में नुकसान कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? टिप से अगर पैसा बनता होता तो इंडिया में ऑलमोस्ट सब ट्रेडर पैसा बना ही लेता। लेकिन वो अकेला चीज नहीं है, और दूसरों के भरोसे आप कब तक काम करते रहोगे? वो खुद भी बंदा जो टिप दे रहा है वो भी कमा रहा है नहीं कमा रहा है, वो भी उस कॉल पे ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ज्यादातर पता ही नहीं होता है। और टिप लेने के लिए आती है, बेचने के लिए कोई नहीं बोलता, और ना ही उसके लिए कोई मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कहीं पे कोई डिक्लेयर करता है। तो ये सबका फायदा उठा के बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट करवाते हैं मार्केट में। वो लोग उसका चार्ट घुमाते हैं और पब्लिक को उसके अंदर बिठाते हैं, तभी तो वो अपना माल बेच पाएंगे ना। और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि वो लोग बड़े आराम से ये सब करते हैं और उनका इजीली काम भी हो जाता है, और उसका इफेक्ट हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स पर पड़ता है। उनके इन्फ्लुएंस में आके हम लोग वो स्टॉक्स में बड़ा बाय कर लेते हैं। बड़े प्लेयर जो वेल नोन टीवी पर आते हैं उन लोगों ने इतना स्टेक लिया आता है, वो भी उनके स्टेक लेने के 10-15 दिन महीने बाद, और बेचते तब भी वही हालत होती है कि वो बेचने के 15 दिन महीने बाद अपने को पता चलता है कि वो जब बेच रहा था तब मार्केट में टॉप बन रहा था। ऐसा मेरा कई बार अनुभव रहा है। तो वो सबसे बचने के लिए कोई एक मेरा खुद का रूल्स होना चाहिए था बाई के लिए, सेल के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के लिए। तो उसके हिसाब से मैंने स्टडी करके अपना कैरियर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बनाना शुरू किया था। न्यूज, टिप्स, इवेंट्स बेस्ड, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में सोशल मीडिया के थ्रू डाली जाती है, और ज्यादातर वो मिसगाइडेड होती है। और कई बार तो ये होता है कि न्यूज फ्लो इतना बढ़ जाता है कि हम लोग सही डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लोग क्या करते हैं, जनरली किसी एक ट्रेड में बड़ा पैसा बनाते हैं, उसी की वो पूरे गांव में चर्चा करते हैं, उसी का स्क्रीनशॉट डालते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो का क्या हुआ वो ज्यादातर लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं। और लॉस छुपाना, किसी को ना बताना, उसमें
हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। हम भी किसी को बात करते हैं तो मैंने इस शेयर में इतना पैसा बनाया, लेकिन ऐसे 10 शेयर में मैंने नुकसान किया या 10 शेयर ऐसे मेरे पास पड़े हैं, वो कभी कोई नहीं बताता है। ये ले लो, ये बेच दो। बेचने वाली चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हाँ, उसको अगर कोई चीज दिलवानी हो तो बोलेगा कि बाकी सब बेच दो या आपके पोर्टफोलियो में से ये बेच दो। यह हम सबका अनुभव कहीं ना कहीं रहा होता है। दूसरा, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देखते हैं या ट्रेंड लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सपोर्ट वगैरह देखते हैं, टाइम साइकिल सेट, ये सब करते हैं हम लोग। इंडिकेटर्स देखते हैं कि भाई आरएसआई डाइवर्जेंस आया, एमएसीडी डाइवर्जेंस आया, ये हुआ, आरएस जीरो से ऊपर आया, वॉट एवर। लेकिन वो सब करने के बाद भी क्या हम ढंग से पैसा बना पाते हैं, एकदम पीसफुल माइंड से पैसा बना पाते हैं? ये सब 100% मेरे खुद के अनुभव से किया हुआ बात है आप सबको। राल सैगर करके एक बड़े इन्वेस्टर हो गए, उन्होंने कहा एन इन्वेस्टर विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ ट्रैवलर विदाउट अ डेस्टिनेशन। मतलब कहीं जाना नहीं है और हम किसी भी बस में बैठ के चले जाएंगे तो हम घूमते ही रहेंगे, कहीं पहुंचने का हमारा सवाल नहीं रहेगा। ये ज्यादातर लोगों का आज की ट्रेडिंग स्टाइल में यही हालत है। ट्रेडिंग हार्ड क्यों है? इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, हमने एक में पैसा कमाया, 10 में गवाया, तो कंसिस्टेंसी हमारी कहीं होती नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रूल्स होता ही नहीं है कि हम ये कंडीशन पे बाय करेंगे, ये कंडीशन पे सेल करेंगे, हम एक स्टॉक्स में इतना ही पैसा लगाएंगे। ये कोई हमारा कैलकुलेशन जनरली होता नहीं है। आज मूड अच्छा है तो किसी स्टॉक का टिप आया तो हम उसमें ज्यादा पैसा लगा देते हैं। कोई अननोन से टिप आया लेकिन हमें थोड़ा भी विश्वास हुआ तो हम उसमें भी थोड़ा पैसा लगा देते हैं, शायद वो ज्यादा बढ़ेगा। और जिसमें ज्यादा पैसा लगा है वो गिरेगा, तो अल्टीमेटली हमारा कंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस अप डाउन होता रहता है। स्टॉक ढूंढने के लिए, टिप ढूंढने के लिए हमारा टाइम भी बहुत बिगड़ जाता है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आया लेकिन आरएसआई बहुत ऊपर दिखा, या अभी एमएसडी में कोई सिग्नल नहीं आया है, तो हम बाय करें ना करें, ये सब हमारा कंफ्यूजन रहता है। ये सब ऐसा सब आपका भी अनुभव रहा ही होगा। हम लोग हमेशा एमएसडी को फॉलो करें, आरएसआई को फॉलो करें, आरएस को फॉलो करें, आरओसी को फॉलो करें, एमएसडी को फॉलो करें, ऐसे कई इंडिकेटर्स या मूविंग एवरेजेस वगैरह का हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। किसी एक स्टाइल पे हम लोग टिक नहीं रहते। ब्रूस ली का एक कोट हुआ करता था कि 1000 टेक्निक्स जानने वाले फाइटर से मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन किसी फाइटर ने एक ही मेथड पे 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे उससे डर लगता है। वो भी यही चीज बताता है कि किसी एक मेथड पे हमेशा के लिए रहेंगे तो उसमें कब ट्रेड लेना है, कैसा सिग्नल है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कैसा सिग्नल है तो ये वीक सिग्नल है, ये सब हमें अपने अनुभव से पता चलता जाएगा। और किसी एक मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं, बाजार कंडीशंस के हिसाब से अगर उसमें नुकसान आता है तो हम लोग वापस उसी सिस्टम पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। उसने 10 बार प्रॉफिट दिया वो हम लोग भूल जाते हैं। 2 बार 3 बार कंटिन्यू लॉस आया तो हम वो मेथड ही छोड़ देते हैं। ये जनरल रिटेल पब्लिक का टेंडेंसी होता है। पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं होता है। किसी एक ही स्टॉक से, 2 स्टॉक में हमारा 50-60% पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और बाकी 40-50% में 40-50 स्टॉक्स हो जाते हैं। वो 40-50 में से अगर 2-4 भी चल जाते हैं
तो भी ओवरऑल पोर्टफोलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अगर कहीं लॉस लग जाता है तो पूरे पोर्टफोलियो की वो हेल्थ खराब कर देता है। ये सब आपका भी अनुभव रहा होगा। हमें विश्वास पात्र इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है ना कि उसमें विश्वास पात्र इंफॉर्मेशन, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन हमें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये सब हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। और कई बार हम लोग इतने ऑफन ट्रेड करते हैं कि एक ही दिन में 4-5 बार ले बेच, 10 बार ले बेच कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेचने के बाद ही वो स्टॉक चलता है। ये भी आप सबका अनुभव रहा होगा। कई बार हम लोग डर की वजह से मार्केट में ट्रेड करने से भी डरते रहते हैं, तो उसमें कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से चली जाती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट पे हमारा रिस्क कंट्रोल कम रहेगा तो उससे हमें बड़ी लॉस रहती है। ये सब आपका अनुभव भी रहा होगा। आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि हमारा दिमाग उससे समझने की बजाय कंफ्यूज होकर खराब हो जाता है। हम सब एक दिन की मार्केट के अप डाउन के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो वो एक तरह का नॉइस होता है। मैं जनरली वीकली चार्ट से नीचे काम करने का प्रिफर नहीं करता। मेरा 21-22 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। डेली चार्ट पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बना रहा है तो उसका परफेक्ट रूल्स होगा या तो फिर नसीब से कमा रहा होगा। और एक दिन के अंदर से टाइम फ्रेम के मेरा दिमाग भी नहीं चलता है, और हाथ तो बिल्कुल भी नहीं चलता है सौदा मारने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हमारे हर एक ट्रेड के साथ में हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। एक डर होता है, एक लोभ लालच होती है, गलत होने का हमारा परसेप्शन हो जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड्स को इफेक्ट करते हैं। तो ये क्या सही तरीका है हमारा? फील अलोन विथ नो ट्रेडर सपोर्ट ग्रुप। कई बार हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करने से भी डरते हैं। उसके बारे में सीखने की तो बात ही हम लोग सोचते भी नहीं है ज्यादातर लोग। तो क्या होता है कि हम लोग अकेले अकेले अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। अनएबल टू एडजस्ट द स्ट्रेटजी व्हेन द मार्केट चेंज। मार्केट एक तरह से नहीं चलता, ये सब आप सब भी जानते ही है। ठीक है। तो मार्केट चेंज होता है तो क्या हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? अगर शॉर्ट टर्म है तो जरूर। ओवरली या डेली बेसिस पर है तो आपको उसमें मार्केट बिहेवियर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप वेल रूल बेस्ड ट्रेडर है, तो हर एक मार्केट में पर्टिकुलर रूल के हिसाब से चलने वाले स्टॉक्स होते ही है। गिरने वाले मार्केट में भी बढ़ने वाले स्टॉक्स होते ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक्स हमारे पास नहीं होते। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बिग रिस्क ले लेते हैं, तो उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं एक डर रहता है हमारा। एक बड़ी पोजीशन बना लेते हैं तो हमें बड़े लॉस की भी गुंजाइश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक डर पैदा करता है। और मार्केट में सही गलत दोनों इक्वल अवेल प्रोबेबिलिटी होती है। सवाल ये है कि हम लोग गलत है तो हमें कितने रिस्क में निकलना है, और प्रॉफिट में तो हम लोग को कितने रिवॉर्ड तक खड़ा रहना है।
ये बिना सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। और कई बार हम लोग ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहां फेक न्यूज, फेक टिप्स वगैरह बहुत ज्यादा आती है, जिसे हम लोग फ्रॉड वाला कर सकते हैं। कई बार हम लोग चार्ट देखते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, लॉस गया तो क्या होगा, अब इतना माल लूंगा तो क्या होगा, वो सब ओवर थिंकिंग में हम लोग कई बार अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे मेंटोर की भी हमारे यहाँ बहुत कमी है। आप जो पैसा मार्केट में यूज करते हैं वो आपका हार्ड अर्न मनी होता है। शायद पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए भी रखा हुआ पैसा आप अगर मार्केट में लगाते हो शॉर्ट टर्म वाला, कि भाई मैं 6 महीने में मार्केट से मार के मेरा ये गोल मैं अचीव कर लूंगा, तो वैसे पैसे आपको हमेशा प्रेशर ही देंगे। और प्रेशर में हमें आदमी हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है। एक्सपेक्टिंग टू मच टू फास्ट, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट को कई लोग बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट तो कैसीनो है, उनकी ये थिंकिंग होती है। मैं ये बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। तो उसमें आपको 16, 18, 20% एनुअल मिलता है, तो दूसरे बिजनेस जितना ही आपका रिटर्न होता है। वेल डाइवर्सिफाइड, वेल एडजस्टेड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वाला पोर्टफोलियो अगर आप करते हो, तो वो एक बिजनेस की तरह ही होता है। मैं जनरली एक आइटम में 5% से ज्यादा पैसा नहीं डालता हूँ, और 20 आइटम का मेरा पोर्टफोलियो बनाता हूँ। तो 5% एक आइटम में पैसा है, अगर वो कहीं पे मेरे को 50% की लॉस देता है, तो पूरे पोर्टफोलियो का 2.5% हुआ, और मेरे पास 97.5% मेरा कैपिटल बचा है, और वेल मैनेज सिस्टम से लगाया हुआ है, तो 2.5% पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हम लोग कोई एक प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टिक नहीं रहते हैं। उसकी भी वजह होती है, क्योंकि हमने उसको वेल टेस्ट नहीं किया होता है। और आजकल आजकल तो स्कैम वाले ग्रुप और उनकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आती है। मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ कि पर्टिकुलर इंसान को किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, किसी को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया, किसी ने ये सोशल मीडिया ऐप देख के ज्वाइन किया किसी ग्रुप को, और वहां फिर उनको स्कैम में फंसाया जाता है। तो ये इतनी सारी और ऐसी कई और इंफॉर्मेशन की वजह से ट्रेडिंग हार्ड हो चुका है, और हार्ड चीज से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए शायद ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। इसको कैसे सिंपली किया जाए, जो मेरे अनुभव से मैंने अपने लिए किया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। मैकेनिकल ट्रेडिंग एंड सिस्टम्स। ठीक है। मैकेनिकल ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि आ, हमारा ये XYZ होगा तो हम लोग बाई करेंगे, ABC होगा तो हम लोग सेल कर लेंगे, MNOPQ हुआ तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सब अगर हमारा डिसीजन फिक्स है, तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इमोशंस परेशान नहीं कर सकता। ये मेरे 6 साल से एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं एक सिस्टम ट्रेडर हूं। जो मेरी ऑफिस पे आके गए उनको मैंने अपना पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है। चलिए आप एक चीज बताइए, स्कूल में एजुकेशन का भी एक सिस्टम होता है।
बैंक में पैसा जमा करना, विड्रॉ करना, वो भी एक पूरा प्रोसेस होता है। फैक्ट्री चलाना भी एक प्रोसेस होता है। अपने में कई डॉक्टर्स है, वो पेशेंट्स को बिना चेक किए कैसे भी दवा दे देंगे क्या? उनका भी एक प्रोसेस रहता है कि भाई पहले क्लाइंट पेशेंट से बात करो, उनकी नर्व्स चेक करो, उनके रिपोर्ट्स निकलवाओ, और उसके बाद इस सब डिटेल के बाद वो अपना डिसीजन डिक्लेयर करते हैं कि भाई आपको ये दिक्कत है और उसके लिए आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। ठीक है। हमारे घर में हमारे लाइफ पार्टनर जो खाना भी बनाते हैं, उसमें भी उनके कुछ नियम रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमें करना है। ठीक है। तो वो चीज हमारे ट्रेडिंग में क्यों नहीं? चलो कोई बंदा शॉप भी चला रहा है तो एक ही तरह का माल अपने दुकान में नहीं रखेगा, वो भी अलग अलग कैटेगरी की चीजें अपनी दुकान में रखेगा, ताकि जो भी ग्राहक आए उसके हिसाब से वो उसको माल बेच सके। तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में भी ऐसे अलग अलग स्टॉक्स नहीं होने चाहिए कि मार्केट में जो भी चले उसमें से, जो भी सेक्टर चले उसमें एक आध स्टॉक हमारे पास भी हो, तो हमारा पोर्टफोलियो मार्केट के साथ में बैलेंस हो जाएगा। ट्रेडिंग सिस्टम यही है कि रूल्स फॉर व्हेन यू बाय, सेल, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट साइज, पोजीशन साइज जिसे आप बोल सकते हो, ये हम लोग अगर डिसाइड करके चलते हैं तो हम भी एक सिस्टम ट्रेडर बन जाएंगे। जैसे बाकी जगह सिस्टम से काम अच्छे से होता है, वैसे यहाँ पर भी सिस्टम से काम बहुत अच्छे से होगा। कंट्रोल ओवर इमोशनल डिसीजंस, स्टेबिलिटी, गुड सिस्टम प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर अ टाइम। अगर सिस्टम अच्छा है तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको आगे भी देता रहेगा। इमोशंस प्रोटेक्शन, कॉम्बैट ग्रेड एंड फियर, अगर हमारा सिस्टम सही है तो इमोशंस से भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और बिना इमोशंस का आपका डिसीजन मेरा अनुभव के हिसाब से वो काफी अच्छा डिसीजन होता है, और वो डिसीजन से आपको कभी प्रेशर, टेंशन फील नहीं होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के समझे, रोज हम लोग 10 मिनट एक बुक रीडिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या हमारा नॉलेज गेन नहीं होगा? बिल्कुल। तो उसी तरह हम लोग रूल बेस्ड सिस्टम करेंगे तो हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा, हमारा प्रॉफिट हम लोग ग्रो कर पाएंगे। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट में सिस्टम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, प्राइस 200 डे मूविंग के ऊपर होना चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज 200 से ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारे बाय कंडीशन हुआ। सेल कंडीशन हम लोग बना सकते हैं ऐसे ही, और प्राइस 50 के ऊपर आता है तब हम लोग बाय करेंगे। कब सेल करना है, कितना पैसा लगाना है, वो सब हम लोग अगर फिक्स कर ले तो हमारा स्टॉक ढूंढने का काम कितना इजी हो जाएगा। मानते हो ये सब आप लोग? हमें 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान देना है, रिस्क कंट्रोल करके, डाइवर्सिफिकेशन करके हमारा स्टॉप लॉस हमें फिक्स रखना है, और स्टॉप लॉस भी ऐसा है कि जो प्राइस बढ़े तो उसके साथ हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर आवे, तो ट्रेल करते रहेंगे। तो कुछ टाइम बाद हम लोग शायद स्टॉप लॉस हो तभी प्रॉफिट में ही निकलेंगे, और कब बेचना है वो हमारा टेंशन भी उससे चला जाएगा। ट्रेल स्टॉप लॉस सबसे बड़ी ताकत मार्केट में मानता हूं मैं। मार्केट में ये बेच के ये ले लूं, वो बेच के ये ले लूं, नुकसान वाले स्टॉक्स रहने दूं, प्रॉफिट आया वो बेच दूं, शायद वो प्रॉफिट चला जाएगा, तो जब मार्केट को रेंडमली काम करते हैं ना, वो बंद हो जाएगा।
हम लोग स्टॉप लॉस इजी करके निकल जाएंगे और नया स्टॉक्स भी उसके अगेंस्ट में ले पाएंगे। और जो हम लोगों ने लिया है वो चल रहा है तो उसमें हम लोग ट्रेल स्टॉप लॉस करके उसमें 20, 50, 100%, 200% तक हम लोग जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता है हम उस स्टॉक्स में पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा एक स्टॉक आपके शायद 5, 10, 15 लॉस को एक ही ट्रेड कवर कर लेगा, और वो भी बिना टेंशन के, बिना किसी की मदद के। तो हमेशा हमें सीखना है लॉस को कैसे कम से कम रखा जाए, प्रॉफिट को हम लोग कैसे मैक्सिमाइज करते रहे। यहां तक में अगर किसी को कोई सवाल है तो अपने उसके ऊपर बात कर ले। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम बैक टेस्ट की हम आगे बढ़ते हैं। बैक टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग a strategy on historical data to check probability. Enable tweaking just rules to maximize profit and reduce loss. अगर बैक टेस्ट से कोई सिस्टम नुकसान में है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सिस्टम, वो रूल्स आगे जाके प्रॉफिट में आएंगे? मैं तो नहीं मानता। जो पिछले 10 साल में प्रॉफिट नहीं दिया है वो आगे आने वाले सालों में प्रॉफिट कैसे दे सकता है? ठीक है, अगर सही सिस्टम बैक टेस्टिंग किया है तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मेरा ये मानना है कि बैक टेस्टिंग के बिना का ट्रेडिंग अब जंगल में गुम होने जैसी बात है। आज की डेट में बिना बैक टेस्टिंग के कोई स्टॉक लेना हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जनरली उसको अवॉइड करता हूँ। और मेरा एक हमेशा कहता रहता हूँ कि कोई भी धुरंधर टीवी पे आने वाला या मार्केट का एक्सपर्ट जिसने बहुत पैसा बनाया है वो भी अगर आके मुझे बोलता है कि भाई ये स्टॉक्स ले लो, तो मैं उससे बोलूंगा सॉरी सर, वेट जस्ट अ मिनट, आई चेक माय चार्ट, इफ माय चार्ट टेल मी माय कंडीशंस फुलफिल, then and then only I buy that stocks. अगर मेरी कंडीशन में उस वक्त नहीं है तो मैं वो स्टॉक्स उसको प्रेम से मना करके छोड़ दूंगा। जब वो मेरी कंडीशंस में आएगा, मेरी सिस्टम में बाई बोलेगा, तब जाके मैं उसको बाई करूंगा, और वो भी उतना ही जैसा मैंने सिस्टम में डिसाइड किया हुआ एसेट एलोकेशन होता है। तभी मैं उतना ही स्टॉक्स बाई करता हूं। और अगर आपका कोई रूल्स है, आपको लगता है वो प्रॉफिटेबल है, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि उसको बैक टेस्ट करने पर शायद वो प्रॉफिटेबल ना भी हो। मेरे ऐसे कई धारणाएं गलत हो चुकी है। और मैंने अब तक हजारों मेथड्स, लॉजिक्स ट्राई कर लिए हैं, और ये सब मैं मैन्युअल नहीं करता हूँ। मैं निफ्टी 500 के इंडेक्स वाले स्टॉक्स में ही काम करता हूँ, और मेरे पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं रूल्स डाल के, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डाल के उसको टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको काम करता हूँ मैन्युअल। और वो भी टेस्टिंग में 300, 400, 500 ट्रेड्स होने चाहिए। 50, 70, 100 ट्रेड्स है तो मैं वो सिस्टम को कंसीडर नहीं करता हूँ। पिछले 10, 11 साल की मार्केट की साइकिल पे अगर उसका कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं है तो मैं वो सिस्टम को
एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और ये सब मैन्युअल करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जीनियस है वो कर पाता है तो भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। 500 स्टॉक्स में पिछले 10 साल में ऐसी कितनी आपकी रूल सेटिस्फाई हुई है, और कब किसको बाय करना, कब किसको अवॉइड करना, आप मैन्युअल कैसे कर पाओगे? मेरी तो समझ से बाहर है। तो मैं उसे मैन्युअल तो बहुत डिफिकल्ट मानता हूं, और शायद मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बैक टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स आपके गाइडेंस के लिए लगाया हूं मैं, ठीक है। ये 2014 से, ये समझो सितंबर की 10 तारीख तक का डेटा का एनालिसिस है, ठीक है। अगर किसी ने ये रूल पे 10 लाख रुपया लगाया होता तो उसने 69 लाख रुपीस का प्रॉफिट करके 79 लाख रुपीस का अपना पोर्टफोलियो बना लिया होता। उसने एनुअल रिटर्न 19% ही अचीव किया है, वो भी बिना कंपाउंडिंग के। तो बिना कंपाउंडिंग के आपका 20% रिटर्न भी आपको 10 साल में करोड़पति बना सकता है, या उसके नजदीक ले जा सकता है। इसमें अगर मैंने ये 12 लाख रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं डाली होती तो ये 80 का 92 लाख रुपया मेरा वैल्यू होता। ये इसके लिए जरूरी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी डालना। हम लोग रिसर्च एंड ऑफ डे डेटा पे करते हैं, दूसरे दिन मार्केट क्या खुलेगा हमें पता नहीं है। शायद हमारे सिस्टम के प्राइस से मार्केट में हमें ज्यादा प्राइस में बाय करना पड़ सकता है, तो उसको हम लोग स्लिपेज बोलते हैं। प्लस 4-5 तरह के गवर्नमेंट टैक्स होते हैं, एक्सचेंज सेबी के टैक्स होते हैं, ये सब मिला के 4-5 तरह के टैक्स होते हैं, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसको मैं कुछ ज्यादा ही पैसा स्लीपेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट में डाल के चेक करता हूं, ताकि मार्केट में मुझे 5% ऊपर भी माल लेना हो तो मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट मैंने ऑलरेडी अपने बैक टेस्ट में कर लिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। ये 547 ट्रेड का पूरा समरी आपके सामने है, ठीक है। आप देखिए मेरा 38% ही खाली विनिंग रेट है, और मेरा 62% लूजिंग ट्रेड है। मतलब 100 में से मैं 40 ट्रेड में कमाता हूं और 60 ट्रेड में मैं नुकसान करता हूं, ठीक है। मेरा एवरेज प्रॉफिट है 87%, और मेरा एवरेज लॉस है 13%, 12.63, ठीक है। मेरा 18 कंटिन्यूअस प्रॉफिट वाला ट्रेड आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके सामने देखिए नीचे मैक्स कंसेक्यूटिव लॉसेस में देखिए मैक्स 22 मेरा कंसेक्यूटिव लॉस वाला ट्रेड भी आ सकता है। तो मैं जब ट्रेडिंग करूं तब मुझे 22 नहीं 25 और 30 कंसेक्यूटिव लॉस के लिए भी ट्रेडिंग रहना चाहिए। ये मेरी मेंटल स्ट्रेस होगी, तभी मैं इस सिस्टम को मैं फॉलो कर पाऊंगा, ठीक है। ये बैक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आगे देखते हैं कि ये लाल लाइन है तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 500 है, और ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 है। अगर 2014 में किसी ने निफ्टी में पैसा लगाया होता तो 39 लाख उसने भी बनाया होता। निफ्टी 500 में लगाया होता तो 46 लाख उसने भी बनाया होता, और ऐसे रूल बेस्ड काम करता तो करीबन 80 लाख रुपया उसका बनता, ठीक है। आप देखिए यहां हम लोगों ने 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन कॉस्ट डाली है, ठीक है। यहां हम लोगों ने 12 लाख रुपया लगाया है, उसके बाद भी ये रिजल्ट है।
ठीक है, ये अंडर वाटर मैक्स ड्रॉडाउन जिसे बोलते हैं। 2016 में भी हम लोग 20% के आसपास थे, 19-20 में 18-19-20 तीनों साल हम लोग लॉस में थे, तभी वो 22% के आसपास हमारा लॉस गया था। 2022 में भी जब साइडवेज मार्केट था डेढ़ साल तक, तभी हम लोगों का ऊपर से 14% 15% के आसपास लॉस गया था, और 2025 में हम लोग 9-10% के आसपास लॉस जाके अभी 7.5% लॉस के ऊपर बैठे हैं। तो सिस्टम से लॉस नहीं जाएगा ऐसा कोई मानने का रीजन नहीं है, और मार्केट में एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे कभी लॉस नहीं गया है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करके हमें चलना पड़ेगा। ये मंथ ऑन मंथ आपका प्रॉफिट लॉस सीट है, और ईयर वाइज आपका गेन और मैक्स ड्रॉडाउन वाला भी कॉलम यहाँ पे लगाया है। आप देख सकते हो कि 2014 से लेके सितंबर 2025 तक हम लोग 40% के आसपास मंथ में लॉस में रहे हैं। ये 18 में देखो तो 3-3-6-7 महीना हम लोगों का लॉस था। 18 में भी 8 महीना लॉस में था। ठीक है, और 20 में हम लोगों का 4 महीना लॉस में गया, फिर भी हम लोगों ने कितना रिटर्न निकल सकता है देख लो। 21 में 2%, 2 मंथ हमारा नेगेटिव रहा, अब रिटर्न देखो। 22 में 6 महीने हम लोगों का नुकसान रहा, तो भी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर क्या रहा? 4%। और ये 7.6% मैं बता रहा हूं, वो अभी भी मेरा लॉस चल रहा है, जो आपको आगे वाले चार्ट में दिखाया मैंने। ये बोला, ये सिस्टम का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारा हाईएस्ट लॉस 10% में सुलट जाता है, और प्रॉफिट मेरा काफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हो कि 40, 50, 60% में है, यहाँ 70% में है, यहाँ 100% में है, यहाँ 150% के आसपास में है, और 200% से ऊपर में भी 18 स्टॉक्स में हम लोगों ने रिटर्न लिया हुआ है। ये सब स्टेटिस्टिक्स आपके सामने होगा, और आपने इसको अच्छे से समझा होगा, तो क्या सिस्टम के ट्रेड लेने में डर लगेगा क्या? ये हमारा लेने के बाद हमारे अगेंस्ट में कहां तक गया है। आप देखो, एक स्टॉक तो 55% तक गया है, और 35% तक 8 स्टॉक गया है, 30% तक 18 स्टॉक गया है, और 187 और 138 हमारा 5 से 10% हमारी अगेंस्ट में गया है। ये हम लोगों का प्रॉफिट का है। 31 स्टॉक्स हम लोग 200% से ऊपर गए, लेकिन आप देखो यहाँ प्रॉफिट हम लोगों ने 200% से ऊपर 18 ही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ 5% प्लस में 26 ट्रेड है, यहाँ 5% प्लस में 148 स्टॉक्स आ रहे हैं। ये हमारे लेने ट्रेड करने के बाद कितना हमारी फेवर में गया है वो है। ये प्रॉफिट लॉस वाला नहीं है, प्रॉफिट लॉस वाला ये है, ये हमारी अगेंस्ट में, ये हमारी फेवर में जाने वाले। अच्छा, बैक टेस्टिंग में अगर किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। हम एक एक टॉपिक पे आगे जाके सवाल पूछते रहेंगे, तो आपको याद रखने की दिक्कत नहीं होगी। क्या कोई सवाल पूछना चाहेगा? ठीक है, चलिए। वॉरेन बफेट का कोट है, यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंस, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द गाय विद द 160 IQ बीट द गाय विथ 130 IQ। मतलब कम बुद्धिशाली बंदा भी होशियार बंदे को इसमें हरा सकता है। The key to trading success is emotional discipline. If investing were the key,
there would be a lot more people making money in trading. ये विक्टर स्पेरेंडियो का है. Amateur think about how much money they can make. Professional think about how much money could lose. ये जैक स्वेगर का है, जिन्होंने कई बुक लिखी है, और मेरे फेवरेट एड साइकोटाजी. The element of the good tradings are cutting loss, and cutting loss. If you follow these three rules, you can have a chance. और मैं इसी कोड को सबसे ज्यादा मेरी सिस्टम में इंपॉर्टेंस देता हूं. मैं लॉस कटिंग में अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो मेरा स्टॉक कितना बढ़ रहा है उसको देख के मुझे लोभ नहीं होगा, मैं ग्रीडी नहीं हो जाऊंगा. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा पैसा देती है. ट्रेडिंग सक्सेस में फॉर्मूला प्रॉफिटेबल सिस्टम प्लस पॉजिटिव माइंडसेट. अगर ये दोनों है तभी आपका सक्सेस है. प्रॉफिटेबल सिस्टम है, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, उसके रूल्स बार बार ब्रेक करते हो, तो आपका सक्सेस नहीं है. रिस्क मैनेजमेंट, नेवर रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड. जैसे मैंने बताया, मैं एक ट्रेड में 5% से ज्यादा पैसा लगाता ही नहीं, और किसी सिस्टम में मैं 10% पैसा लगाता हूं तो उसमें भी मेरा उसको 10% एसेट एलोकेशन के साथ में किया हुआ बैक टेस्टिंग होगा, तभी मैं उसमें 10% एसेट एलोकेशन करूंगा. ट्रेडिंग मैराथन है, रिक्वायर्ड स्टडी पेस एंड डिसिप्लिन. 100 मीटर की दौड़ नहीं है, और हमें वो 100 मीटर दौड़ वाला ही हुसैन बोल्ट ही याद रहता है. हमें 200 मीटर वाला भी याद नहीं रहता है, और मैराथन में कौन है वो तो हमें पता भी नहीं होता है. तो जैसे एक बिजनेस को भी हम लोग बोलते हैं कि 1000 दिन देना चाहिए स्टार्ट करने के बाद, तो वो क्या हुआ, वो मैराथन रन हुई. आजकल हम लोग देखते हैं कि दुकान खोलने के बाद 4 महीने में, मतलब 100 दिन में ही डिसाइड करके लोग शॉप बंद कर देते हैं. क्या ये सही तरीका है? तो मार्केट में आराम से लंबे टाइम तक ट्रेडिंग करने के लिए आपको डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में लाना पड़ेगा. टेक्निक हम पोजीशन साइज कंट्रोल में रखेंगे तो लार्ज लॉस से हम लोग बच जाएंगे. स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रखेंगे तो हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हमारा सही है तो हम लोग स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे. हम एक से ज्यादा स्टॉक्स में, एक से ज्यादा सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाके कम हो जाता है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलने का मौका मिलेगा. तो ये सब जो टेक्निक्स है, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड और डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके क्या फायदे हैं वो आप यहां पर देख सकते हो. अगर आप डेली काम करते हो तो डेली चेकलिस्ट बनाना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा है.
इमोशंस कैसे है, क्या आप डिसिप्लिन कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग में। ये हमें डेली, अगर आप ट्रेड करते हो तो डेली आपको ये सब चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी एंड सिस्टम, सिस्टम अकेला संपूर्ण नहीं है, उसके लिए अपना दिमाग भी पॉजिटिव होना चाहिए और उससे हमें डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रॉफिटेबल सिस्टम के साथ में हमारा पोर्टफोलियो भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मेहनत से बनाया हुआ कैपिटल हम स्टॉक मार्केट में लगाते, उसको क्या कैसीनो की तरह आके ट्रेड करके गंवा देना सही रीत है क्या? अगर लंबे समय तक मार्केट में टिकना है, लंबे समय तक मार्केट में पैसा बनाना है, तो कैपिटल मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना जरूरी है। क्या मैं बोलूंगा, उसके बगैर बाकी सब बेकार है। ठीक है। मोंटे कार्लो जी का एक फेमस कोट है कि अगर पोजीशन साइजिंग सही है, सही नहीं है, अगर 2% से ज्यादा कोई एक ट्रेड में रिस्क लिया जाता है तो अल्टीमेटली वो अकाउंट जीरो होगा। तो पोजीशन साइज हमें उस हिसाब से रखनी है कि पूरे पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा हमारा पर ट्रेड रिस्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। 1 जेम 2, 1 जेम 3, मैं 1 जेम 3 के नीचे काम नहीं करता क्योंकि मेरा 40% से ज्यादा प्रॉफिट वाला ट्रेड नहीं आता है जनरली। तो मैं 1 जेम 3% से ज्यादा वाले ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्रीफर करता हूं। डाइवर्सिफाई होल्डिंग्स मतलब अलग अलग सेक्टर में हमारा होल्डिंग होना चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन भी उसी हिसाब से हमारा होना चाहिए। ये दोनों अगर प्रॉपर है तो मार्केट में आपका रिस्क बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट, जो हमने आगे भी कहा। अगर कोई स्टॉक्स आपके लेने के बाद आपकी फेवर में आता है तो उसमें अपना स्टॉप लॉस आप इंक्रीज करते चलो। अगर ये टेक्निक आप सीख जाते हैं तो प्रॉफिट में आया हुआ ट्रेड आपको लॉस में जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स को मैं दिमाग में रख के ऐसा ऐसा होगा तो मैं बाय कर लूंगा, ऐसा ऐसा होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये दिमाग का चीज दिमाग में ही रह जाता है। बाय सेल रूल आपका लिखा होना चाहिए और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ में होना चाहिए, तभी आप किसी को सिस्टम मानोगे। ट्रेडिंग रूल्स जो है, जैसे किसी ने अभी डाला कि लास्ट कॉन्सेप्ट को रिस्क कंट्रोल वाला या ये ट्रेडिंग रूल्स वाला, रिस्क वाला। ओके, ठीक है, चलिए। रिस्क कंट्रोल मेथड, अगर हमारा पोजीशन साइज सही होगा तो पर ट्रेड हमारा रिस्क 2% से ज्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं 5% पैसा किसी एक स्टॉक्स में लगाता हूं, ठीक है, तो अगर 40% भी गिरता है कोई एक स्टॉक तो पूरे पोर्टफोलियो में वो 2% से ज्यादा रिस्क नहीं आएगा। 5 में 40 तो 10 में 20 तो 100 में 2 हो गया, और 20-25% पे ही मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है तो मेरा रिस्क 2% से अंदर रहा।
अलग अलग सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये 2% फुल कैपिटल का, किसी एक स्टॉक में टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा मोंटे कार्लो जी कहते हैं। आप अगर उसको डाइवर्सिफाइड कैपिटल करते हो, इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल प्रॉपर रखते हो, उसी को वो लोग वो समझाना चाहते हैं कि आप उतना ही कैपिटल एक ट्रेड में लगाओ जिससे आपका कैपिटल में, टोटल कैपिटल में लॉस रिस्क 2% से ज्यादा ना हो। ठीक है सर? ट्रेडिंग रूल्स की बात करते हैं तो वो दिमाग में नहीं होना चाहिए, यार ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा। वो सब हवाई बातें हैं, हवाई किल्ला ही रहेगा। और दिमाग इतनी बड़ी जादूगर नगरी है कि आपको जब स्टॉप लॉस आएगा ना तो कुछ और दिखा के आपका स्टॉप लॉस नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको लॉस से डर लगता है। तो आपको कोई और रास्ता दिखा देगा, कोई इंडिकेटर और दिखा देगा, कोई न्यूज दिखा देगा, कोई न्यूज दिखा देगा कि भाई ये गिरने वाला नहीं है, यहां से घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर पाते। लिखा हुआ रूल्स है और उसको हम लोग डिसिप्लिनली फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो। मुझे अगर जीआरएससी या हल बाय करना है, सॉरी, वो सेल करके अगर मुझे आर पावर लेना है मेरी सिस्टम के हिसाब से, तो भी मेरा हाथ ट्रेड करने से डरना नहीं चाहिए। मेरी सिस्टम के हिसाब से वो ट्रेड होना ही चाहिए। तभी आप सिस्टम को पॉजिटिवली लेते हो, ये माना जाएगा। आप उसको थ्रू आउट फॉलो करते हो, तभी आपका बैक टेस्ट प्रॉफिटेबल सिस्टम आपको प्रॉफिट देगा। मैं दूसरा कैपिटल लाके वो आर पावर लेता हूँ, हल्को में साइड में रख देता हूँ, वो चीज गलत है। ठीक है? आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स, अगर हम ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, उसका वीकली मंथली एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग ढूंढ पाएंगे कि भाई सिस्टम में ऐसे ऐसे आने से हमें ट्रेड करना ही है। सिस्टम बोलता है हमें बेचना है तो हमें बेच ही देना है। वो हम लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। मैं कहाँ पे ट्रेड लेने में, सोमवार को सुबह मेरे को बाय करना है, मैं बुधवार को सुबह बाय करूंगा, तब तक स्टॉक 20% चला गया है, तो कोई मतलब नहीं है आपका सिस्टम को फॉलो करने का। आपने डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं किया है। सोमवार को सुबह आपको बाय करना है, वो 5% 10% ऊपर है, आप ले लो, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 20% ऊपर भी अगर सोमवार को मिलता है आपके ट्रेडिंग रूल के हिसाब से, तो आपको वो 20% पे भी बाय कर लेना चाहिए। लेकिन उसको मैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार किसी भी दिन करूंगा, वो नीचे आएगा तो मैं लूंगा, इसको थोड़ा करेक्ट होने तो फिर मैं लूंगा, वो सब गलत चीज है। वो सिस्टम के रूल्स को ब्रेक करने की बात है। आप चार रास्ते पे जा रहे हो और सिग्नल को रूल ब्रेक करते हो, तो आपकी एक्सीडेंट की गुंजाइश कितनी बढ़ जाती है। बस वही चीज यहां पर भी होती है। कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं होता है, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता है। मैंने हजारों सिस्टम ट्राई की है, 15-20 सिस्टम बनाया हूं, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता कि जिसमें लॉस नहीं आएगा, 70-80% प्रॉफिट आएगा। ऐसा सिस्टम मेरे से तो नहीं बन रहा है।
अगर इतना प्रॉफिट वाला कोई सिस्टम बन जाता है ना, तो मुझे उस सिस्टम पे डाउट आता है। आप अपनी सिस्टम को फॉलो करते जाओ, उसको देखो कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, वो इम्प्रूवमेंट करके चेक करो, वापस बैक टेस्ट करो प्रॉपर। अगर वो इम्प्रूवमेंट करता है तो वो रूल्स को आप ऐड करो, अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो वो रूल को ऐड करना जरूरी नहीं है। अगर आप 18% CAGR रिटर्न लाते हो, 1 Gen 3 रिस्क रिवॉर्ड आपका है, तो मेरे हिसाब से इस ट्रेडिंग सिस्टम पे आप ट्रेड शुरू कर सकते हो। आगे जैसे आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे हमने मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट की बात की, वैसे इम्प्रूवमेंट करते रहो तो ज्यादा भी आपको मिल सकता है। यहाँ तक एक क्वेश्चन आंसर में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। माइंडसेट फॉर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। फॉलो द सिस्टम्स विदाउट डेविएशन, सिस्टम ने बोला है तो वो ट्रेड करना है, दैट्स इट। पेशेंसली अलाउ स्ट्रेटेजी टाइम टू परफॉर्म, अगर सिस्टम ने बोला है और जब तक वो एग्जिट नहीं बोलता है, लेने का बोला है और जब तक एग्जिट नहीं बोलता है, हमें पेशेंसली उसको वेट करना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से उसको जो टाइम चाहिए वो टाइम देना चाहिए। ये इतना गिर गया मैं बेच देता हूँ, वो गलत है। मैंने आपको दिखाया मेरे सिस्टम में एक स्टॉक 55% तक माइनस जाता है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस सिस्टम को उसके रूल्स के हिसाब से जो बनाया है, वो जब एग्जिट बोलेगा तभी मैं उसको एग्जिट करूंगा। इमोशनल कंट्रोल, अगर 4 लॉस गया तो यार सिस्टम फॉलो नहीं करना है, तेल लेने जाए सिस्टम, ऐसे कोई थोड़ी होता है। एक तरह का सिस्टम के ऊपर हमारा गुस्सा है और विश्वास है, डर है, जो भी आप बोलो, वो सबसे बचने के लिए इमोशनल कंट्रोल करके हमें सिस्टम के ट्रेड करने चाहिए। मैंने आपको जैसे दिखाया कि 22 कंसेक्यूटिव ट्रेड मेरे लॉस के आते हैं और मैं प्रिपेयर हूं 25-30 कंसेक्यूटिव ट्रेड भी लॉस के आते हैं तो वो लेने के लिए। वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो टेस्टेड ट्रस्टेड सिस्टम है। मैंने उसको कई पैरामीटर पे उसको टेस्ट करके बनाया हुआ है, कई डेटा का मैंने उसमें क्रंचिंग करके उसको टेस्ट करके बनाया हुआ है। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस होता है, उससे मुझे कौन हिला पाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका वो सिस्टम हर एक मार्केट कंडीशन पे टेस्ट किया होगा। सैंपल डेटा, आउट ऑफ सैंपल डेटा, वॉक फॉरवर्ड, ये सारी चीजें आपने अगर सही तरीके से की है तभी आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने से डरेगा नहीं, और तभी आप कंसिस्टेंट सिस्टम को ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडिंग लॉ, इग्नोर, एक ही लॉ है, इग्नोरिंग एवरीथिंग आउटसाइड योर सिस्टम। ये ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं, मैं सारे मैसेज मोस्टली देखता हूँ।
लेकिन उसमें से देख के मैं एक भी ट्रेड नहीं करता। सॉरी दोस्तों, आप लोगों के काफी अच्छे कॉल्स होते हैं, अच्छे चार्ट्स होते हैं, लेकिन वो टेस्टेड नहीं है, मेरी सिस्टम के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई ट्रेड करता नहीं। वाकई में हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे चार्ट पोस्ट होते हैं, अच्छे कॉल्स पोस्ट होते हैं। जैसे मैं जिनको जानता हूँ, आदित्य भाई है, अमोल जी है, डॉक्टर जितेंद्र वाला है, और भी एक दो लोग और है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है। कमलेश जी का भी अच्छे को पोस्ट आते हैं। तो वो सब अच्छा है, लेकिन मेरी सिस्टम में नहीं है, तो मैं उसके कोई भी स्टॉक्स पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ग्रुप में जो चार्ट भी डालता हूँ उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ये जरूरी नहीं है, और ज्यादातर मैं नहीं करता हूँ। मैं अपनी सिस्टम को ही फॉलो करता हूँ। मैं चार सिस्टम बना लूंगा और चार में अलग अलग कैपिटल एलोकेशन कर दूंगा और उसी को ट्रेड करूंगा, उसके सिवाय नहीं। थैंक यू दोस्तों, आपने जो इतना पेशेंस ली और दिल से मेरी वेबिनार को अटेंड किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, किसी ने और सवाल पूछना है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर ये रेशियो चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में भी लगा सकते हैं क्या? सॉरी, क्या? ये रेशियो चार्ट जो आप डालते हो ये हाँ, ट्रेडिंग व्यू में कैसे डालते हैं सर? ट्रेडिंग व्यू में भी आप कर सकते हो। दिखाऊं क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, तो दिखा आपने? यस सर। ये आपका रेशियो चार्ट हो गया। ओके। ये लाइन, मैं लाइन कर देता हूँ, मेरे जैसा रेशियो चार्ट हो गया। यस सर। क्लियर सर? यस सर। क्या आपको रेशियो चार्ट लगता है कि सही है? सर काफी बार मैंने ऑब्जर्व किया है, एग्जैक्टली फॉलो करता है सर कई बार। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, किसी ने पूछा है कि अगर मंडे गैप अप ओपनिंग होता है
आप अगर अपना कैपिटल का 5% पैसा लगाते हो, 10% स्टॉक ऊपर खुलता है, तो आपका टोटल कैपिटल का कितना फर्क पड़ेगा सर? आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं? पांच परसेंट को 10% में ऊपर गिनता हूं, ठीक है? तो 100% पे 0.1 का फर्क पड़ता है, पॉइंट हाफ का फर्क पड़ता है। क्लियर सर? ठीक है, एग्जाम्पल, आपको 50,000 का एक शेयर बाई करना है, ठीक है? 10% ऊपर खुला, अगर वो 100 रुपए का शेयर है तो आपको 500 क्वांटिटी लेना था। अगर वो 10% ऊपर खुलता है तो आपका क्वांटिटी उतना कम हो जाएगा, तो आपका रिस्क बैलेंस हो गया। अगर आप उतना भी क्वांटिटी लेते हो तो 50,000 का आपका 55,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। आपके रूल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी लगेगा, तो कितना फर्क पड़ेगा? 1% है तो 1.1 हो जाएगा, 1.5% है टोटल कैपिटल का तो 1.65 हो जाएगा। और कोई एक स्टॉक्स में इतना रिटर्न ज्यादा लेने से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोई डाउट है सर? ओके, थैंक यू। और किसी को? ठीक है, हमारे ग्रुप से 2-3 लोगों ने पूछा था कि ये चार्ट को कैसे समझा जाए, ठीक है? तो ये निफ्टी ऑटो सेक्टर है, वो लीडिंग में है, ये इम्प्रूविंग में है, ये लीडिंग में है, ये इम्प्रूविंग में है। तो ऊपर टॉप 5 वाले जो सेक्टर्स है या जो नीचे से कोई ऊपर टॉप 5 में आता है, उस सेक्टर के स्टॉक्स में आप अपना दिमाग लगा सकते हो। उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, अगर मैं ये चार्ट की बात करूं तो आइचर मोटर, इटर्नल, मारुति, ये जो टॉप 20 स्टॉक्स है या टॉप 25 पकड़ लो, ये इंप्रूविंग में आ रहे हैं, ठीक है? अगर नीचे से कोई टॉप 25 में आता है तो आप उस स्टॉक्स पे भी ध्यान लगा सकते हो कि वो स्टॉक्स कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है, अभी मार्केट में बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, तो आप उस स्टॉक्स में ध्यान रख सकते हो। उसमें आपको ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है सर, ठीक है? उसी तरह ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 स्टॉक्स का है, उसको भी आप इसी तरह से देख सकते हो। फ्रेश एंट्री के लिए आप अपना नॉर्मल प्राइस चार्ट या रेशियो चार्ट देख लो, उसमें जहां पर भी आपको इनिशियल ब्रेकआउट दिखता है तो आप वो लीडिंग में प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बार चल चुका होता है। इंप्रूविंग है कि जहां आपको नया ब्रेकआउट होने वाला दिख सकता है। वीकली चार्ट देता आप 1-2 महीने के होरिजन से काम कर सकते हैं सर। तो आप मेरे पिछले पोस्ट भी ग्रुप में पढ़े हैं, आप मारुति को देख लो कहाँ था, ऑटो सेक्टर पहले देखो, ऑटो सेक्टर कब मेरा ऊपर आया टॉप 5 में, उसके बाद टॉप ये 250 या निफ्टी 50 में कौन से ऑटो स्टॉक्स ऊपर आना शुरू हुए, उस स्टॉक्स को आप ट्रेड करना
प्रीफर करो तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल रहने की गुंजाइश अच्छी बन सकती है। वो चलेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी ग्रुप में एबी कैपिटल की परसों बात हो रही थी। इसमें एबी कैपिटल करीबन 18-19 नंबर पर है। मदरसन सुमी ऑटो वाला 16 नंबर पे, हीरो 17 नंबर पे है, उनो मिंडा 20-21 नंबर पे है, मारुति ऊपर है, बॉस भी ऑटो इंश्योरेंस वाला वो भी ऊपर है, टीवीएस मोटर ऊपर है, आइचर मोटर ऊपर है, हुंडई ऊपर है। ऑटो के इतने सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म में है अभी। तो क्या ऑटो इंडेक्स रातों रात गिर जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको डिलीवरी बाय करनी है, रिस्क कम लेना है, तब ऑटो ईटीएफ में भी जाके ट्रेड कर सकते हो। यहाँ अगर आपको स्टॉक पिक करना समझ में नहीं आ रहा है या रिस्की लग रहा है, तो ईटीएफ भी बाय कर सकते हो। और आजकल तो बहुत अच्छा है कि कई सारे इंडेक्स के ईटीएफ आने लगे। आप देखो इंटरनल कितने वीक से टॉप में आ रहा है, और आप देखो उसका मूवमेंट देखो। ग्लेनमार्क, टीवीएस, एल&टी फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स कितने टाइम से ये लिस्ट में आ रहे हैं आप देखो। टेलीग्राम पे अपने ग्रुप पे सब अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कमलेश जी शायद आपका ही कोई सवाल था। ये जो अभी चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, उसके अंदर भी एक इनबिल्ट सिस्टम है और एक्टिवली इनबिल्ट सिस्टम है। कोई बता सकता है कैसे? कोई नहीं। चलिए, ये वाला पोस्ट है मेरा। वॉल्यूम राइज हुआ, डिलीवरी राइज हुई है। अगर इसमें भी वो टॉप 20 वाला कोई स्टॉक आता है, टॉप 25 वाला कोई स्टॉक आता है, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, उस स्टॉक्स में वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है, उस स्टॉक्स में डिलीवरी भी मार्क हुई है पूरे वीक के लिए। तो ये स्टॉक्स में आगे 15 दिन, महीना, 2 महीने के लिए एक अच्छी मूव का प्रोबेबिलिटी बन सकता है। ठीक है, ये मेरे रेशियो चार्ट है। इसमें अगर कोई किसी को क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कंक्लूड करें।